गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम लोगों ने पॉलीबिस का संघर्ष का सिद्धांत किया। आज हम मैकियावेली का कॉन्फ्लिक्ट थियरी करेंगे। पूर्व में भी मैंने आपको बताया ये संघर्ष के सिद्धांत, हो सकता है आपको लगे कि प्रश्न हमारी सिलेबस में प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन चूंकि हम स्नातकोत्तर के विद्यार्थी हैं तो हमें इसके बारे में डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी संदर्भ में प्रारंभिक समय में जो कॉन्फ्लिक्ट थियरी है उसको अंतर्गत किस किस का योगदान रहा है उसका हमें संक्षेप में जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी कड़ी में हम मैकियावेली की कॉन्फ्लिक्ट थियरी के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने आपको बिन खालदून के बारे में बताया था इससे पूर्व। बिन खालदून ने किस प्रकार से बताया कि मोनार्की आती है, फिर एरिस्टोक्रेसी आती है, फिर डेमोक्रेसी आती है, फिर पुनः मोनार्की आएगी। और मतलब उन्होंने मोनार्की के बाद किंगशिप की बात की, किंगशिप के बाद एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी के बाद डेमोक्रेसी। और उसी कड़ी को आगे हम मैकियावेली के सिद्धांत में भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात को हमें जान लेना ज़रूरी है कि बिन खालदून को लोग पहला समाजशास्त्री स्वीकार जरूर करते हैं, लेकिन ये स्वीकृति उनको 19वीं शताब्दी के बाद में मिलती है। बिन खालदून के विचारों का प्रभाव वेस्टर्न यूरोप के विचारों पर हमें 19th सेंचुरी तक दिखाई नहीं देता है। और उस समय जब संघर्ष के आधार पर समाज और राजनीतिक घटनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा था, तो वह मूल्यांकन मैकियावेली के विचारों के आधार पर किया जा रहा था। मैकियावेली इटालियन है, फ्रेंच ज्यूरिस्ट हैं और इनका जन्म 1469 में हुआ, मृत्यु 1527 में हुई। और ये फ्लोरेंटाइन ज्यूरिस्ट के पुत्र भी थे और इन्होंने क्लार्क के रूप में एक लंबे समय तक मेडिसी में अपनी सेवाएं दी, 1494 से 1498 और 1494 में, और 1498 में ये सेकंड चांसलर बने रिपब्लिक के और 14 साल तक उन्होंने वहाँ पर कार्य किया। उसके बाद में जब मेडिसी स्वतंत्र हुआ और उसके बाद इनको वहाँ से निष्कासित कर दिया गया, और निष्कासित करने के बाद में हम देखते हैं कि उन्होंने पूरा जीवन अपना केवल लेखन में ही गुजारा है। मैकियावेली का नाम हम सबके लिए कोई नया नाम नहीं, बहुत परिचित नाम है। मैकियावेली की कृतियों को जब देखते हैं तो उनके द्वारा लिखी कृतियों में संघर्ष की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पश्चिम जगत में सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं का संघर्ष के आधार पर विश्लेषण करने हेतु मैकियावेली के कार्य का प्रयोग किया जाता रहा है। इनकी दो कृतियां बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनमें से एक तो है द प्रिंस और दूसरा है डिस्कोर्सेज ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ लेवी। इन पुस्तकों में आपने संघर्ष के सिद्धांत को अपने दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया है। द प्रिंस नाम की जो इनकी कृति है, पुस्तक है, ये डिक्टेटर्स के लिए एक हैंडबुक मानी जाती है। और दूसरी पुस्तक जो इनकी है डिस्कोर्सेज ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ लिवी, इसके अंतर्गत वह एक ऐसी इटली की कल्पना करते हैं, एक जहाँ पर इटली के अंदर पुनः एकता स्थापित हो। फिर भी हम इनको एक सिद्धांत के इनके सिद्धांतों को यदि हम देखते हैं तो हम ये क्या देखते हैं कि वो कहते हैं कि अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि मनुष्य का स्वभाव मूलतः ईविल है, यानी मनुष्य मूलतः दुर्जन है, बुरा है, अमंगल चाहता है। मनुष्य बुरा है और जब तब उसे मौका मिलता है वे अपने बुरे स्वभाव का प्रदर्शन करता है। अपनी पुस्तक द प्रिंस इसका विश्लेषण इस प्रकार से करते हैं कि विजय प्राप्त करना मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य तभी अच्छा है जब उसे नियंत्रित किया जाता है। इन्होंने कहा अगर मनुष्य को कुछ समय तक अगर मनुष्य में हमें कुछ बुराई दिखाई नहीं देती है तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मनुष्य के अंदर बुराई खत्म हो गई है। वास्तविकता यह है कि मालूम नहीं वो कौन से अनजान कारण है जिसके कारण वो उनको प्रदर्शन नहीं कर रहा है या उसको मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अपनी बुराइयों का प्रदर्शन नहीं करता है। इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा, ये समझ लेना चाहिए कि मनुष्य स्वभावतः बुरा है और उस बुरे को नियंत्रित करने के लिए कानून एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी कड़ी में वह आगे कहते हैं कि भूख और गरीबी मनुष्य को नए नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है और कानून मनुष्य को अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा प्रारंभ में मनुष्य की जनसंख्या बहुत कम थी और जिस प्रकार पशु इधर उधर बिखरे हुए रहते थे, दूर दूर रहते थे, उसी प्रकार मनुष्य भी रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि हुई और वो एक दूसरे के संपर्क में आने लगे, तो अब उनके लिए क्या आवश्यक हो गया था, उनको अब अपने आप को केवल
केवल जंगली जानवरों से ही नहीं, सामने वाले व्यक्तियों से भी अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता अनुभव हुई। अब सुरक्षा अब उसकी आवश्यकता हो गई थी। अब इस सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए उन लोगों ने तय किया कि उनमें से ही जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, जब सबसे ज़्यादा हिम्मत वाला व्यक्ति है, उसको उन्होंने अपना मुखिया के रूप में चुना और कहा कि हम आपकी सभी आज्ञाओं का पालन करेंगे। अगर आप थोड़ा भी ध्यान दें तो हमें ये बात पॉलीबियस की थियोरी में भी दिखाई देती है। और उसके बाद में हमने देखा कि मनुष्य ने जाना अच्छा क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है, बुरा क्या होता है और बुराइयां क्या होती हैं। और इस प्रकार यहाँ पर एक समूह का निर्माण हुआ और जहाँ पर लीडरशिप भी दिखाई देती है। मैकियावेली ने न्याय के लिए पॉलीबियस के सिद्धांतों की ओर अपना रुख किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर अब जो प्रिंस बनता है, ये जिसको पॉलीबियस ने राजा कहा है, जो प्रिंस है वो उसको अब क्या करना है, उन व्यक्तियों को नियंत्रित करना है जो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरों को किसी प्रकार से हनन कर रहा है, तो उसको नियंत्रित करना अब उसका उद्देश्य होना चाहिए था। और ऐसे में अगर प्रिंस जो है, राजकुमार जो है, अगर वह बुद्धिमान है तो वह इस कार्य को करने में पूर्णतः सक्षम होता था और किसी को इंजरी ना पहुंचे वो इस दायित्व का निर्वहन भी कर सकता था। परंतु जब सॉवरेनिटी नॉन इलेक्टिव हो जाती है, चुनाव से नहीं होती है, तो हम तो ऐसी स्थिति में हम कभी कभी निम्न स्तर के लोग भी उसके अंदर आ जाएं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और एक और समस्या क्या आती है, जब राजकुमार या राजा बहुत अधिक शानो शौकत के साथ में रहने लगता है तो दूसरे व्यक्तियों को उससे ईर्ष्या होने लगती है और ईर्ष्या होने के परिणाम स्वरूप लोग अब आपस में मिलकर उसके विरुद्ध षड्यंत्र की रचना करने लगते हैं। और ये अब जब ये षड्यंत्र होने लगता है तो अब राजा के मन में भय उत्पन्न होता है। उसके मन में भय क्या उत्पन्न होता है कि उसको गद्दी से हटा दिया जाएगा, उससे राज्य छीन लिया जाएगा। अब इसके परिणाम स्वरूप जो राजा है या राजकुमार है वो टायरेंट हो जाता है, वो अब लोगों को का उत्पीड़न करना प्रारंभ कर देता है, वो अब उत्पीड़ित करना शुरू कर देता है। ऐसे में क्या होता है कि टायरेंट के अगेंस्ट या जो उत्पीड़ित कर रहा है उसके विरुद्ध बहुत सारे लोग मिलकर षड्यंत्र रचकर उसको हटा देते हैं और यहाँ पर अब एरिस्टोक्रेसी की स्थापना हो जाती है। एक समय के बाद एरिस्टोक्रेसी में भ्रष्टाचार हो जाता है और भ्रष्टाचार के परम पर पहुँचने के बाद उसके परिणाम स्वरूप एक प्रजातंत्र या लोकतंत्र की स्थापना होती है। और मैकियावेली भी पॉलीबियस की तरह कहते हैं कि लोकतंत्र इज नॉट अ परमानेंट फीचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, इट हैज़ टू चेंज। और उन्होंने कहा समय के साथ जब प्रजातंत्र जैसे जैसे पुराना होता जाएगा वैसे वैसे समाज में अराजकता की वृद्धि होती जाएगी और इस अराजकता को रोकने के लिए बहुत जल्दी एक नए प्रकार की डिक्टेटरशिप हमारे सम्मुख आने लगेगी। तो मैकियावेली के सिद्धांत पॉलीबियस के सिद्धांत के बहुत करीब है। मैकियावेली के को हम बहुत ज़्यादा व्यवस्थित थियरिस्ट नहीं मानते हैं, सिद्धांतवेता नहीं मानते हैं, फिर भी वे अपने विचारों को उनका जो उनकी योजना है उसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं अपनी इन दोनों पुस्तकों में, द प्रिंस में और डिस्कोर्सेस के अंदर। प्रिंस के अंदर वो रिव्यू करते हैं उन सारी विशेषताओं का जो कि एक राजनीतिक लैंडस्केप की विशेषताएं होती हैं और जिसके अंतर्गत वो उन सारे परिस्थितियों का या साधनों का उपयोग हमारे सम्मुख उन सब का विवरण प्रस्तुत करते हैं जिसके कारण राजनीतिक गतिविधियां की जा सके। डिस्कोर्स के अंदर वह उन सारी प्रॉपर्टीज़ के उन विशेषताओं को सामान्य मीनिंग के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और जिसके अंतर्गत जिससे एक पॉलिटिकल सोसाइटी का निर्माण हो, एक राजनीतिक समाज का निर्माण हो। और इन फोर्सेस के अंतर्गत उन्होंने परंपराओं की बात की, धर्म की बात की, प्रचलित विचारधारा की बात की, सोशल क्लासेस की बात की। सोशल क्लासेस के अंदर भी उन्होंने कहा नोबल्स और पीपल की बात की, उन्होंने मिलिट्री संस्थाओं की बात की और उन्होंने एक व्यक्ति जो डिक्टेटर के रूप में कार्य कर सकता है उसकी भी बात की। मैकियावेली पॉलीबियस से सहमत होते हुए कहते हैं कि समाज के अंदर इक्विलिब्रियम होना चाहिए, समाज के अंदर एक
बैलेंस होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा बैलेंस के साथ साथ समाज को और स्टेट को, दोनों को स्टेबल होना भी बहुत ज़रूरी है, ड्यूरेबल होना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी ताकतों का निर्माण होना चाहिए जिससे स्टेट ड्यूरेबल रह सके और लोग जिसमें अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर सके। और यहाँ पर मैकावले कहते हैं कि शायद यूनिफाइड स्टेट तभी स्टैब्लिश हो सकता है जब वहाँ पर कोई एक एग्रेसिव डिक्टेटर हो। एग्रेसिव का मतलब जो कि उग्र डिक्टेटर यदि वहाँ पर होगा तभी वह लोगों को नियंत्रित कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैकावले के सिद्धांत में भी हमें एक मूल बात देखने को मिलती है कि मनुष्य को पोलाबियस की तरह आप भी बुरा व्यक्ति मानते हैं, बुरा मानते हैं, और कहते हैं उस बुरे व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए कानून होना चाहिए और कानून स्टेट के माध्यम से ही बन सकता है। इसके अलावा वो इस साइकिल की चर्चा करते हैं, किस प्रकार से राज्य के अंदर एक वो चक्र चलता है, उस चक्र के अंदर उन्होंने प्रिंस या डिक्टेटर की बात करते हैं, फिर डिक्टेटर के बाद वो एरिस्टोक्रेट की बात करते हैं, एरिस्टोक्रेट के बाद में वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और फिर डेमोक्रेसी के ख़त्म होने पर पुनः एक एग्रेसिव डिक्टेटर की बात करते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप पॉलीबियस के सिद्धांत को, बिन खाल्दून के सिद्धांत को, मैकावले के सिद्धांत की आप तुलना करिए और समझने का प्रयास करिए कि उस समय का सामाजिक वातावरण किस प्रकार का रहा होगा जिसके कारण इनके सिद्धांतों में हमें इतनी अधिक समानता देखने को मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।